इस समारोह के अध्यक्ष जी और इस समारोह में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और संसद में, लोकसभा में हम लोगों के वर्षों से साथ में काम करने वाले भारत सरकार के मंत्री भाई पंकज जी और मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ जन, समारोह में उपस्थित भाइयों तथा बहनों, व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसे तो देश में और मैं कार्यक्रम में घूमता रहता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, किसान हूँ, लेकिन माटी के कार्यक्रम में मैं मन से आता हूँ। क्योंकि इस कार्यक्रम में दिखने वाले लोग जो हैं वो मेरे मन के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि देश में और लोग बिना मन के मेरे, वो मन के हैं कि कैसे शामिल हुए हैं कार्यक्रम में। और दिल्ली में इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने का एक मतलब और गर्व ये है कि माटी की रचना, माटी जैसी संस्था की रचना जो हुई है वैसे व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ है जो देश के, समाज के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, उसके कल्याण के बारे में समझते रहते हैं और जिनके मार्गदर्शन में मैंने संसदीय राजनीति, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जो कार्य किया है, अभी तक जो भी मैं हूँ उन्हीं के मार्गदर्शन के प्रेरणा से हूँ। राम बहादुर राय ऐसे महान व्यक्ति के ही नेतृत्व में ऐसा संस्था बन सकती है और भविष्य में रचना भी कर सकती है। माटी में विशेष तौर पर पूर्वांचल की ही चर्चा होती है, उसके विषय में बहस होती है, उसके विषय की आगामी योजनाएं बनते हैं। पूर्वांचल का इतिहास बहुत ही श्रेष्ठ इतिहास। भारत के इतिहास में अगर पूर्वांचल का इतिहास निकल जाए तो मैं समझता हूं कि इतिहास के विद्यार्थी यहाँ बैठे होंगे, भारत का इतिहास अधूरा रहे। और श्रेष्ठ इतिहास ही, भविष्य का श्रेष्ठ इतिहास ही वर्तमान की श्रेष्ठता की रचना करता है। हम अपने श्रेष्ठ इतिहास का स्मरण करते हैं और वर्तमान की रचना भी उसी तरह करते हैं। इसलिए जो मैंने कहा प्रताप जी कि मैं मन से इस कार्यक्रम में शामिल होता हूं, उसका बड़ा कारण यह है कि अपने से इतिहास के श्रेष्ठता पर मुझे गर्व है कि उसमें पूर्वांचल के माटी बलिया मेरी जन्मभूमि है और मैं वहां का सांसद भी हूँ। उसके पहले मैं भदोही का सांसद। भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो, भारत में आर्थिक समृद्धि के लिए आधार की स्थापना हो, मैं समझता हूं कि पूर्वांचल के इन सारी चीजों से दुनिया सीखती। बहुत दिन पहले भारत का इतिहास हजारों साल पुराना इतिहास है। कुछ दिनों के अंतराल में समय समय पर कई कालखंड में भारत को तमाम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। अंग्रेजी शासन काल भी उसका एक बहुत ही, कहना चाहिए कि एक ऐसा कालखंड है जिसको मेरे समझ से यहाँ वर्णन करना जरूरी हो जाता है और पूर्वांचल उससे संबंधित है, इसलिए भी जरूरी हो जाता है। अंग्रेजी शासन काल में भारत गुलाम हो गया था और भारत की आज़ादी की लड़ाई बहुत पहले से प्रारंभ थी, लेकिन पूर्वांचल के लोगों को इस बात का बहुत ही गर्व होता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में पूर्वांचल की बड़ी भारी भूमिका है। मैं कभी कभी कहता हूं, मैं जहां से आता हूं बलिया एक जिला नहीं एक राष्ट्र है। क्यों जयशंकर भाई?
1947 में देश आजाद हुआ, बलिया 1942 में आजाद हुआ। 47 में तिरंगा झंडा नेहरू जी भले फहरा रहे हो, लेकिन चीतू बाबा 42 में झंडा फहरा दिया बलिया में। ये भी एक बात है। ऐसे भी लोग हैं बलिया, ऐसे भी लोग पूर्वांचल में बसते हैं। अभी एक शेरपुर का नौजवान हमको मिला था, मेरा लोकसभा क्षेत्र अभी मोहम्मदाबाद, जहुराबाद, शेरपुर भी एक बड़ा गांव, वहां आने जाने का रास्ता नहीं था। और मैं समझता हूं कि 27,000 मतदाता का गांव, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी हुई कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो सैकड़ों बीए पास और एमए पास नौजवान वहां होते थे, और सब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोग होते थे। और बहुत ही ऐसा नहीं था कि वो ब्रिलियंट स्कॉलर होते थे। और उन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में बलिदान दिया, शहादत दी और देश को आजाद किया। मोहम्मदाबाद का शहीद स्मारक उसका जीता जागता प्रमाण। शेरपुर में एक स्मारक है, बाबू शिव पूजन राय उस समय एमए पास होते थे। जब शेरपुर से पहुंचने के लिए इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्र होते थे, उस समय पहुंचने में किस तरह की कठिनाई होती है मैं देखता था। तो अभी तो सड़क बन गई, चौड़ी सड़क। अभी नौजवान लड़का बता रहा था शेरपुर अगले चौड़ा सड़क हो गई गाँव, वहाँ स्टेडियम। और आपको जानकर खुशी होगी कि तरह तरह के लोग गंगा के किनारे सब खेलों में देश स्तर के पारंगत उस गांव में, उसके आसपास के गांव में रहते थे और देश के लिए भी समर्पित होते थे, समाज के लिए भी समर्पित होते थे। यह पूर्वांचल के गंगा के किनारे और नदियों के किनारे जो हम लोग कहते हैं कि संस्कृति का निर्माण तो भारत के नदियों के किनारे हुआ है, उसका जीता जागता उदाहरण पूर्वांचल का वो माटी। तो ये पूर्वांचल का इतिहास हम इसलिए मैं कहता हूं कि भविष्य का श्रेष्ठ का इतिहास, भूत का श्रेष्ठ का इतिहास वर्तमान को की श्रेष्ठता की रचना करता है। उसका बड़ा कारण यही। आज भी मैं कह सकता हूं कि जब जब भी इस तरह की कठिनाई में देश पड़ता है, समाज पड़ता है, उस समय बहुत बड़ी भूमिका पूर्वांचल की होती है। जैसे कोरोना के महामारी में आपको जानकर खुशी होगी, सारे पूर्वांचल के लोग बैठे हैं यहाँ। दुनिया में कई देशों में जाना हुआ है, मेरे भाई पंकज जी भी, मैं भी बहुत कई देशों में गया हूँ, लेकिन पूर्वांचल की जो धरती, जितना उपजाऊ धरती दुनिया में कहीं नहीं, कहीं नहीं। आप देखेंगे प्रयाग के पूरब, कहना चाहिए कि बनारस के काशी के पूरब, और चले जाइए बिहार के बॉर्डर तक, उधर चले जाएंगे तो और ये करेल की जमीन, इतनी उपजाऊ जमीन है, इतनी उपजाऊ जमीन है कि दुनिया में इस तरह की उपजाऊ जमीन कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगी। और कोरोना के महामारी में वहीं की जमीनों से, और मैं नहीं कह रहा हूं देश की, जो उसी तरह की जमीनों से किसानों ने उत्पादन करके इस देश के एक भी नागरिक को अन्न के अभाव में तो नहीं मरने दिया। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए देता हूं। दुनिया प्रशंसा कर रही है हमारे मोदी जी को और उत्तर प्रदेश में योगी जी को इस बात के लिए कि इन लोगों ने उन लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराकर एक इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। वो कैसे हुआ? वो किसानों के परिश्रम के, पसीने की ताकत के आधार पर हुआ। किसानों ने ही उत्पादन किया, तभी न शासन करने वाली पार्टी के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। और पहली बार लोगों को भरोसा पैदा हुआ शासन करने वाले लोगों से। पंकज जी उसके एक प्रमुख हिस्सा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं
और खास तौर से पूर्वांचल के इंगित करते हुए कि पूर्वांचल के किसानों में मेहनत की बड़ी शक्ति है और वही शक्ति उनको प्रेरित करती है समाज के लिए समर्पण, राष्ट्र के लिए समर्पण, और देश की आज़ादी की लड़ाई में उनकी भूमिका जो हुई उसी के कारण से हुई। मैं इस बात को समझता हूँ। मैं जानता हूँ समय की पाबंदी है, लेकिन अपनी बात पूरा करूंगा। पूर्वांचल और माटी की संस्था पूर्वांचल की जो चिंता करती है उसके बारे में मैं कुछ सुझाव देते हुए अपनी बात पूरी करूंगा। देश की आज़ादी की लड़ाई के जितनी भूमिका पूर्वांचल की रही है, पहली बार मैं कह सकता हूं कि हम लोग 91 से संसद में हैं, पहली बार देश के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को ये भरोसा पैदा हुआ है कि शासन से भी हमको कुछ सहयोग मिलने वाला है या मिल सकता है। जानते हैं किसानों को जब 100,000 रुपया खाते में जाता है, जिसका खतौनी में, खसरा में नाम होता है, सबको जाता है, एक एक परिवार में 4-5 लोगों को जाता है। जो किसान होते हैं उनको भरोसा 60 वर्ष के बाद ही किसानों को पेंशन मिलते हैं। कई तरह की सुविधाएं सरकार को, हमें सरकार के कार्यों के यहाँ प्रचार करने नहीं आए। बात इसलिए बताता हूँ कि उसी संदर्भ में कुछ बातें मुझे कहनी। अपनी देश की कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतनी शक्तिशाली है कि हमारे देश को शक्तिशाली बनाने में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। कोरोना के महामारी में सारे फल का, खाने का उत्पादन बंद हो गया था, लेकिन खेती का उत्पादन यहाँ प्रयाग विश्वविद्यालय कुलपति महोदय बैठी है, 47% खेती का उत्पादन बढ़ गया 47%। उसी का परिणाम है कि आज कृषि अर्थव्यवस्था और देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर देश की संसद गर्व कर रही है और देश के नागरिक 135 करोड़ लोग गर्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और सरकार गर्व कर रहे हैं और प्रदेश के सभी सरकारें गर्व कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि माटी के माध्यम से पूर्वांचल के कृषि अर्थव्यवस्था पर ही आधारित मुख्यतः पूरा पूर्वांचल है। उस कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की भावी योजना भी बनाई जानी चाहिए और वही कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था राष्ट्र के भविष्य को शक्तिशाली बना सकती है। इस बात को मैं बहुत भरोसे पूर्वक कह सकता हूं। और याद रखिएगा भाइयों तथा बहनों, कृषि केवल एक आर्थिक उन्नति और आर्थिक अवनति की व्यवस्था नहीं। कृषि और ऋषि परंपरा अपने देश की सामाजिक समरसता, देश की सामाजिक एकता और सामाजिक शक्ति को केंद्र बनाने की एक व्यवस्था कृषि व्यवस्था। हमारे जिले में पराशर मुनि पैदा हुए। पराशर मुनि पहली बार उन्होंने कृषि का एक उपनिषद लिखा, कृषि पराशर। कृषि पराशर लिखा। कृषि पराशर में ही प्राकृतिक खेती की बात विस्तार से की गई। आज पंकज जी बैठे हैं, वित्त मंत्री हैं, इन्होंने बजट प्रस्तुत किया कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती होगी और किसानों को हम उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैं बहुत दिन से किसानों की समृद्धि के लिए संसद में इस बात को उठाता रहा हूं। मैं कभी इस बात को कहता था कि किसानों से सीधी गोबर की खरीद की जाए, तो विपक्ष में रहने वाले हंसते थे कि देखो ये पगड़ी बांध के गोबर खरीदवा रहा है। आज के दिन में भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं हमारे भाई पंकज जी, मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, इनका सम्मान करता हूं। तो पूरे देश में गोबर खरीद करने की योजना इन्होंने बनाई। गोबर खरीदने से होगा क्या? गोबर खरीदने से ये होगा कि आज के दिन में छोटे पशुओं के द्वारा जो फसल नुकसान होने के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जब एक गाय से, एक भैंस से, एक घोड़े से, एक खच्चर से, एक गधे से, उसके गोबर से 150-200 रुपया जब रोज लाभ होगा, 200 रुपया तक कोई छूटा छोड़ेगा? कोई छूटा नहीं छोड़ सकता है। क्यों? सही बात है कि नहीं?
200-250 रुपया लाभ वही गाय भैंस से गोबरा से, लेकिन छूटा छोड़ी तो नुकसान होने से भी बचेगा। गोबर उसका रहेगा, पैसा उसको मिलेगा और गोबर की खाद से वो प्राकृतिक खेती करेगा। मैं अपने भाई पंकज जी से निवेदन करता हूं और यहाँ के बैठे हुए लोग कि किसान को किसी वैज्ञानिक से विज्ञान के ज्ञान सीखने की जरूरत नहीं होती है। किसान खुद अपना वैज्ञानिक होता है। उसको किसने सिखाया कि कार्तिक में रबी की खेती करते हैं, आषाढ़ में खरीफ की खेती करते हैं? तो अपने से तय किया है। या कृषि ऋषि की बात मैं करता हूं तो पराशर बाबा बतौले हैं कि यही गरी करो भाई। इसलिए मैं अपनी बात कह के अपनी बात पूरी करता हूं कि अपने देश में कृषि के क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार बहुत आग्रह कर रही है, कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है और हमारे भाई पंकज जी इसमें काफी प्रयासरत हैं वित्त मंत्री होने के नाते। लेकिन एक बात मैं अभी आप लोगों के जानकारी के लिए कहता हूं, अभी भी अपने देश में मात्र 45% खेती है जिसमें 2 फसल पैदा होती है और 55 से 60% खेती ऐसी है जिसमें एक फसल ही पैदा होती है, वो बहुत कठिनाई से। अब बताइए कि बनारस के पूरब जो करैल का मैदान है, इतना उपजाऊ जमीन में किसी तरह एक फसल पैदा होती है, मसूरी का, चाहे चना का, चाहे गेहूं का। मैं इस बात को आपके माटी के संस्था के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में जो 55-60% खेती है जिसमें एक फसली होती है किसी तरह, अगर योजना के माध्यम से 2 फसली खेती अगर होने लग जाएगी तो कृषि अर्थव्यवस्था कितनी शक्तिशाली होगी, इस बात को आप समझ सकते हैं। और हो सकता है प्राकृतिक खेती के लिए आज के दिन में भारत इतना समृद्धशाली देश है कि प्रकृति ने जितना भारत को दिया है दूसरे देश को नहीं दिया। जल दिया है, जमीन दिया है, उपजाऊ जंगल दिया है, परिश्रमी जन दिया है। और इन चीजों की उपयोगिता अगर ठीक से किया जाए तो आज के दिनों में जो प्राकृतिक खेती के द्वारा उत्पादन किए गए चीजों की मांग दुनिया में जो बढ़ी है उसको पूरा केवल भारत कर सकता है। चाहे फल, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे जितने भी, और मैं कह सकता हूं कि जितने खाने की चीजों की मांग होती है दुनिया में इतनी मांग किसी की नहीं होती। या कपड़ा है, अगर कपास नहीं होता तो कपड़ा कैसे बनता? भोजन नहीं मिलता तो दुनिया में ऐसे इतना लोग कितने जीते। इसलिए कृषि ही एक ऐसी क्षेत्र है, कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया की आवश्यकता को पूरा करने का साधन हो सकता है और वही क्षेत्र दुनिया की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। माटी की संस्था इस क्षेत्र में भी पहल करना चाहिए कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती के उत्पादन को लाभकारी मूल्य किसानों को दिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे पंकज जी उपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि प्राकृतिक खेती के द्वारा उत्पादन किए गए अनाज का, फल का, सब्जी का अगर क्रय केंद्र नजदीक के विकास खंडों में हो जाएगा, कोई मॉडल ही 4-5 जिला बन जाए पूर्वांचल का, तो उससे किसानों में बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। मैं इस प्रयोग को अपने लोकसभा क्षेत्र में शुरू किया। इसलिए आज माटी के इस कार्यक्रम में मैं अपनी बात पूरी करने के पहले माटी के संस्था के लोगों से कहूंगा कि माटी की संस्था जो पूर्वांचल के विकास की चिंता भी कर रहे हैं, उससे राष्ट्र के विकास को जोड़ रही है, तो ये संस्था कृषि अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए भी सोचे, विचार करें, उसके लिए साहित्य रचना करें और समाज में जागरूकता पैदा करें। इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था शक्तिशाली होगी तभी राष्ट्र शक्तिशाली होगा। मेरा अपना भरोसा है, अपना विश्वास है।